हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो जियांग के साथ होती है, जो कि अभी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ को याद कर रहा होता है। और तभी इतने में इसका असिस्टेंट इसे आके बताता है कि इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड शाओ के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही उससे मिलने के लिए निकलता है। और फिर हम दूसरी तरफ इस कहानी के हीरोइन शाओ को देखते हैं, जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती है। वो भी जियांग की रिंग देखते हुए उसे याद कर रही होती है। तभी इसकी फ्रेंड लीनी से कहती है कि तुम इस रिंग को कितना देखोगी, तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को इतने सालों से याद कर रही हो पर अभी तक वो तुमसे मिलने नहीं आया, क्या पता वो कहीं मर गया होगा। तो ये सुनकर शाह कहती है कि ऐसी बात मत बोलो। तो फ्रेंड कहती है कि हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगी। और फिर शाह सोचती है कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ढूंढ के रहेगी। और फिर तभी इतने में शाह को जॉब की ऑफर का कॉल आता है और वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। और फिर शाओ के यहाँ से जाते ही लिन देखती है कि शाओ अपनी रिंग यहीं पर ही भूल के चली गई। फिर ये इस रिंग को फेंकने जा रही होती है और तभी इतने में यहाँ पर जांग अपने सभी गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो लिन को शाओ समझ के जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है कि फाइनली शाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लिन से पूछती है कि तुम हो कौन। तो जांग कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। ये देखो रिंग मेरे पास भी है और मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करने आ गया हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। लिन तो बहुत ही शौक होती है। वो पूछती है कि क्या तुम वही हो इस शहर के सबसे रिच बंदे मिस्टर जियांग। तो जियांग कहता है कि तुम सही समझ रही हो और अब मेरे पास एबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। तो लिन तो बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से इसे हक करके कहती है कि हाँ, मैं ही शाह हूँ, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। फिर जियांग तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें अपने घर लेके चलता हूँ। और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपनी कंपनी पहुंचता है और वो अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट हायर करना चाह रहा होता है, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। तभी जियांग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे फीमेल नहीं बल्कि मेल असिस्टेंट ही चाहिए। तभी इतने में हम देखते हैं कि शाओ सामने से भागते हुए आ रही होती है और वो जियांग से टकरा जाती है और वो इसे गिरते हुए बचाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और क्योंकि शाओ ने लड़कों का गेटअप की हुई थी, इसलिए जियांग तो इसे देखते के साथ ही इसे अपने असिस्टेंट की पोजीशन के लिए चुन लेता है। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। शाओ तो शॉक हो जाती है कि ये क्या बोल कर गया। तभी जियांग का सेक्रेटरी कहता है कि तुम इधर खड़े क्या हो, तुम्हें पता भी है बॉस का स्पेशल असिस्टेंट बनना कितनी बड़ी बात है, बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी तुम्हें, जल्दी चलो। तभी शाओ की नजर जाती है कि जिन सिक्योरिटी गार्ड से वो बचकर आ रही थी उन लोगों ने उसे देख लिए। वो इसे समझाता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे और अच्छे से मेहनत करना। तो ये उन लोग से बचने के लिए जल्दी से यहाँ जियांग के साथ उसके ऑफिस आ जाती है। तभी शाओ इसे बताना चाह रही होती है कि वो जो उसे समझ रहा है वो नहीं है, पर तभी जियांग इसे सैलरी बताता है कि वो इसे पूरे 50,000 देगा। तो इतने सारे पैसे सुन के शाओ तो बड़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि उसे अपने डैड का ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे चाहिए थे और अब पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और फिर शाओ जियांग से पूछने लगती है कि बॉस, वैसे आपने मुझे ही क्यों चुना। तो जियांग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम एक लड़के हो। तो शाओ ये सुन के शॉक हो जाती है। जियांग से बताता है कि मैंने अपनी फियांसी से प्रॉमिस किया हूँ कि मैं सिर्फ फीमेल असिस्टेंट ही हायर करूंगा। तो शाओ सोचती है कि लगता है अब मुझे 50,000 के लिए लड़का बन के ही घूमना पड़ेगा। फिर जियांग इससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई और सवाल भी पूछना है। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं और आप फिक्र मत करो, कल से मैं टाइम पर काम पे आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर शाओ जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ वापस से अपने स्टोर जाकर अपनी रिंग ढूंढ रही होती है और रिंग इसे नहीं मिलती। तो ये जियांग को किया हुआ प्रॉमिस याद करते हुए रोने लगती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जियांग की कंपनी में काम करने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आओ। तभी शाओ यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज को आपस में बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रहे होते हैं कि बॉस कितने ज्यादा अच्छे हैं जो उन्होंने अपनी फियांसी के बोलने पर एक मेल असिस्टेंट चुना। इन लोग की बातें सुनकर शाओ सोचती है कि अगर बॉस की फियांसी को इस बारे में पता चल गया कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी, इसलिए अब मैंने लड़का बनने की एक्टिंग शुरू कर दी हूँ, तो मुझे आखिर तक लड़का बने ही रहना है। फिर शाओ जियांग के ऑफिस पहुँचती है कॉफी लेकर और वो बहुत ही नर्वस होकर काम कर रही होती है ताकि उसका सीक्रेट लीक ना हो जाए। तभी जियांग से एक प्रोजेक्ट फाइल शेल्फ पर से उठाने के लिए कहता है। शाओ से उठाने तो जाती है पर वो इतना ऊंचा रखा था कि इसे बहुत मुश्किल होती है और फिर ये इस फाइल को लेकर जियांग को देने जा रही होती है और तभी गलती से उसके ऊपर ही गिरने लगती है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो इसे टच करके उठाने वाला होता है पर शाओ इसे टच नहीं करने देती। और तभी यहाँ ऑफिस में लिन जियांग को आवाज देते हुए आ रही होती है। उसकी आवाज सुनकर शाओ जल्दी से जियांग के ऊपर से उठ जाती है
और जब शाओ और उसके फ्रेंड लिन एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये देखकर जियांग दोनों से पूछता है कि क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तो शाओ तो इसे बताने जा रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं, पर तभी लिन जल्दी से कहती है कि नहीं हम लोग नहीं जानते। और फिर लिन एक्टिंग करते हुए जियांग से पूछती है कि ये है कौन और ये तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा है। तो जियांग कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। फिर जियांग शाओ को बताता है कि ये मेरी फियांसी है लिन, और लिन को बताता है कि ये मेरा नया असिस्टेंट है। और फिर जियांग शाओ को बाहर भेज देता है कुछ काम के लिए। और फिर लिन खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ जियांग को शाओ के बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर इसके बाद लिन जब जियांग के ऑफिस से बाहर निकलती है तो शाओ से पूछने लगती है कि तुम अचानक से सीईओ की वाइफ कैसे बन गई। तो लिन से कहती है कि तुम सरप्राइज हो गई होगी ना, तुम्हें तो पता ही है ना मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ कि मिस्टर जियांग को मैं इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मुझे अपनी वाइफ बना लिया, और तुम तो बस सपने देखती रह गई और वही अगली डकलिंग बन के रह गई। तो शाओ से कहती है कि तुम ये कैसे बातें कर रही हो, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। तो लिन कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स थे क्योंकि हम दोनों सेम लेवल के थे, लेकिन अब मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, मैं सीईओ की वाइफ बन चुकी हूँ, तो आखिर मैं तुम जैसी गरीब लड़की के साथ फ्रेंडशिप क्यों करूंगी। और हाँ तुम एक लड़की हो और यहाँ पर लड़का बन के जॉब करने आई हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। फिर शाओ ये सब सुनने के बाद इसे कहती है कि ठीक है तुम्हें मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखनी है तो मत रखो। ऐसा बोलकर वह जा रही होती है और फिर इसे पूछती है कि वैसे क्या उस दिन तुमने मेरी रिंग देखी थी। तभी इतने में जियांग ये सुन लेता है और कहता है कि तुम किस रिंग की बात कर रहे हो। तो लिन कहती है कि हम कुछ नहीं बात कर रहे, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जियांग को पकड़ के लेके चली जाती है। और यहाँ पर लिन जियांग को मनाती है कि अब से तुम मुझे लिन नाम से बुलाओ, शाओ मेरा बचपन का नाम था और मुझे बचपन की चीजें अब नहीं याद करनी है। तो जियांग इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर अब से मैं तुम्हें लिन ही कहूंगा। और फिर लिन सोच रही होती है कि उसे कैसे भी करके शाओ को कंपनी से निकलवाना होगा, नहीं तो कभी भी जियांग को सारा सच पता लग जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि शाओ रिंग की डिजाइन बनाकर उसे ढूंढने के बारे में ही सोच रही होती है। तभी लिन यहाँ पर आकर इसे ऑर्डर देने लगती है कि ये लो डॉक्यूमेंट और इसे मिस्टर जैंग को देकर आओ। शाओ नहीं सुन रही होती है तो ये कहती है कि मैं सीईओ की वाइफ हूँ और तुम्हें मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। तो शाओ इसकी बात मान लेती है ये सोचकर कि ये जॉब के लिए उसे ये सब सहना पड़ेगा। और फिर शाओ के जाने के बाद लिन तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब ये वापस कभी नहीं आ पाएगी। और यहाँ देखते हैं कि शाओ मिस्टर जैंग को वो डॉक्यूमेंट देने के लिए बार में आई होती है, पर लिन ने तो इस बंदे को पहले ही बता चुकी थी शाओ के बारे में, और ये शाओ को यहाँ पर हैरेस करने लग जाता है। और फिर तभी यहाँ पर जियांग पहुंचकर मिस्टर जैंग से फाइट करता है और उसे बचाते हुए यहाँ से लेके जा रहा होता है। और शाओ सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरा हार्ट इतना फास्ट क्यों बीट कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जब वापस से कंपनी पहुंचती है तो लिन इसे चिल्लाने लगती है कि कल मैंने तुम्हें छोटा सा काम दी थी मिस्टर जैंग को डॉक्यूमेंट देने का, पर तुमसे तो वो भी नहीं हुआ, तो अब देखो मैं तुम्हें कंपनी से कैसे फायर करवाती हूँ। तो शाओ कहती है कि मुझे तो लगता है कि कल जो हुआ था वो सब तुम्हारा प्लान था। तो लिन एक्टिंग करते हुए जियांग से कहती है कि ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की। तो शाओ कहती है कि ये तो तब पता चलेगा ना जब हम पता लगाएंगे। तो लिन कहती है कि ये कुछ भी पता लगाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैं सीईओ की वाइफ हूँ। तो शाओ कहती है कि अगर तुमने सच में कुछ नहीं की तो तुम डर क्यों रही हो। तो लिन जियांग से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, तो देखो ना तुम्हारा असिस्टेंट मुझे परेशान कर रहा है, तो क्यों ना तुम इसे जॉब से निकाल दो, मैं इसे कल देखना नहीं चाहती हूँ। तो जियांग फिर से अपना और शाओ का प्रॉमिस याद करता है। तभी शाओ कहने लगती है कि बॉस आप इसकी बात मत सुनो, ये झूठ कह रही है। तो जियांग इसे चिल्लाता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ के बारे में ये सब मत बोलो। फिर शाओ गुस्सा होकर यहाँ से जा रही होती है, तभी लिन पैर करके इसे नीचे गिरा देती है और शाओ ने जो रिंग का डिजाइन बनाई थी वो पेपर भी नीचे गिर जाता है और जियांग तुरंत ही इसे उठा लेता है और वो देखने जा रहा होता है कि ये क्या है। तभी जल्दी से लिन इस पेपर को फाड़ देती है और जियांग से कहती है कि इस असिस्टेंट को यहाँ से जाने के लिए कहो, मैं इसे देखना नहीं चाहती हूँ। तो जियांग लिन को समझाता है कि अच्छा ठीक है तुम गुस्सा मत हो, और वो शाओ से कहता है कि आप जल्दी यहाँ से बाहर जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन का असिस्टेंट उसे इस बारे में न्यूज देता है कि उसने चेक करके पता लगा लिया कि मिस्टर जैंग ने जो हरकत किया था उन सबके पीछे आपकी वाइफ का ही हाथ था। ये सुनकर वो कहता है कि अब तक वो उसके साथ नहीं था और इतने टाइम से उसने बहुत ही सफर करी है, इसलिए अब वो उसका ख्याल रखना चाहता है। और फिर जियांग ऑर्डर देता है कि वो शाओ को अपनी कंपनी से निकाल रहा है और बदले में उसे 3 महीने की सैलरी का कंपेंसेशन देगा।
पर शाओ इस चीज के लिए नहीं मान रही होती है और वो जियांग के पीछे जाते हुए उसे मनाने लगती है कि बॉस मेरी बात तो सुनो, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए आप मुझे जॉब से मत निकालो। फिर जियांग पीछे मुड़कर इसकी बात सुनने लगता है। शाओ कहती है कि मैं मानती हूँ कि वो आपकी फियांसी, इसलिए आप उसकी बात सुन रहे हो, लेकिन आप मेरी भी तो बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो जियांग से कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो कंपनी से बाहर निकलता है, पर शाओ भी इसके साथ आ जाती है और फिर तभी यहाँ पर शाओ को मारने के लिए कुछ गुंडे आ जाते हैं। पर जियांग इन लोग से फाइट करता है और वो शाओ को बचाते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाता है। गुंडे भी इन लोग के पीछे लगे होते हैं, इसलिए शाओ और जियांग को एक जगह पे छुपना पड़ता है। पर शाओ तो इतनी ज्यादा डर रही होती है कि उसके मुंह से आवाज होने लग जाती है, तो जियांग इसकी आवाज बंद करने के लिए इसे किस कर लेता है, जिसके बाद तो शाओ पूरी शॉक रह जाती है। ये कहता है कि मैं डर रहा था कि तुम मुझे एक्सपोज कर दोगे, इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए कुछ गलत मत समझो और तुम इस बारे में किसी को बताना मत। तो शाओ हाँ कहती है, पर तभी यहाँ पे लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से जियांग अंधेरे से डरने लगता है और शाओ ये देखकर जल्दी से इसके मुंह में अपनी फिंगर डाल देती है और कहती है कि इसे बाइट करो। और फिर शाओ इसका डर खत्म करने के लिए इसे गाना सुनाने लगती है, जो कि वो बचपन में जियांग को सुनाया करती थी। फिर जियांग का डर खत्म होता है और वो शाओ से पूछता है कि तुम हो कौन और आखिर तुम्हें ये गाना कैसे पता है। शाओ बस चुप रह जाती है और कुछ नहीं बोलती। अब तभी यहाँ पर जियांग के सभी गार्ड्स और असिस्टेंट पहुंच जाता है और वो सभी लोग को मार के यहाँ से भगा देते हैं। और फिर जियांग शाओ से कहता है कि कल से तुम वापस से कंपनी में काम करने आ सकते हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। शाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहने लगती है। फिर नेक्स्ट डे हम लिन को देखते हैं, जो की बड़ी खुश हो रही होती है कि अब उसे दोबारा कभी शाओ का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। पर तभी इसे न्यूज मिलती है कि शाओ तो वापस से जियांग के साथ कंपनी आ गई है। ये जानकर इसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर ये सोचती है कि लगता है अब मुझे कोई और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द जियांग से शादी करने का। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन जियांग के पास ड्रिंक लेकर आती है और उसे कहती है कि अब तो हमारी शादी होने ही वाली है। तो जियांग कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा ही, लेकिन अभी मैं काम में बिजी हूँ। ये बोलकर जियांग तो अपना फाइल लेकर चला जाता है और फिर वो बाहर जाकर शाओ को कॉल करके उसे बाहर ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। और फिर यहाँ बार में ड्रिंक करते हुए जियांग सोच रहा होता है कि अब शाओ तो मुझे मिल गई है, फिर भी आखिर मैं इतना अपसेट क्यों। तो शाओ इसे देखकर कहती है कि बॉस आपको क्या हुआ है, क्या रिच लोग भी ऐसे परेशान होते हैं। और फिर शाओ जियांग को खुश करने के लिए जल्दी से उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक खरीद के लाती है और उसे बताने लगती है कि बॉस आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरा फ्रेंड जब भी मुझसे गुस्सा होता था या उसका मूड मुझे ठीक करना होता था तो मैं उसके लिए पैसा जमा करके स्ट्रॉबेरी केक खरीदती थी। और फिर ये जल्दी से इसे केक खिलाते हुए कहने लगती है कि बॉस अब आपका मूड अच्छा हो गया होगा ना। तो जियांग इसे देखकर फिर इसे बचपन वाली शाओ को याद करने लगता है और फिर इसे पूछता है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक के बारे में भी पता है, आखिर तुम कौन हो। और फिर हम देखते हैं कि जियांग तो इतना ज्यादा ड्रंक हो जाता है और शाओ इसे पकड़ के उसके घर तक इसे पहुंचाती है और यहाँ पर ये शाओ से हेल्प ले रहा होता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। फिर वो शावर भी लेता है और ये बहुत ही शर्माते हुए उसकी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में आने के बाद जियांग इस बारे में सोच रहा होता है कि मेरा ये नया असिस्टेंट मुझे इतनी जानी पहचाने वाली फीलिंग क्यों दे रहा है, लेकिन ये मेरी शाओ कैसे हो सकता है, ये तो एक लड़का है। अब तभी यहाँ पर शाओ जियांग के ऑफिस में आई होती है और इसे चक्कर आने लगते हैं और ये बेहोश हो रही होती है। तभी जियांग जल्दी से इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। तभी नर्स जियांग को चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक से प्रोटेक्ट करना भी नहीं आता। तो बॉयफ्रेंड सुन के तो जियांग शॉक हो जाता है और शाओ जल्दी से कहती है कि नर्स मैं ठीक हूँ। फिर नर्स के यहाँ से जाने के बाद जियांग कहता है कि आखिर इस नर्स को क्या समझ आ रहा था, ये तुम्हें कुछ और समझ रहा है या फिर मुझे कुछ और। तो शाओ कहती है कि बॉस आप इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे तो लगता है कि उस नर्स के दिमाग में गड़बड़ी थी। फिर ये दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं और लिन शाओ को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ और जियांग ऑफिस में होते हैं और तभी यहाँ पर शाओ को हॉस्पिटल से कॉल आती है और फिर वो तुरंत ही यहाँ हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने पहुंचती है और उनकी केयर कर रही होती है। शाओ के डैड उसे कह रहे होते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें कितना काम करना पड़ रहा है। तो शाओ कहती है कि डैड आप पैसों की फिक्र मत करो और बस अपने ट्रीटमेंट पे ध्यान दो, आपको जल्दी ठीक होना है। अब तभी यहाँ पर दूसरा डॉक्टर आकर शाओ के डैड को यहाँ से निकलवा रहा होता है। तो शाओ पूछती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पर लीन आ जाती है। तो शाओ इसे चिल्लाने लगती है कि यानी ये सब तुम कर रही हो, आखिर तुम मेरे डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो लिन कहती है कि मैं शहर के सबसे रिच सीईओ की वाइफ हूँ, तो मुझे जो चाहिए होगा वो सब मुझे मिलेगा। तो शाओ से पूछती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी जो बार बार तुम मुझे टारगेट कर रही हो। मैं बस बोर हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूँ, और अब क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं तो इस हॉस्पिटल वार्ड में वही रहेगा जिसके पास पैसे हैं। और फिर ये ऑफिस स्टाफ को ऑर्डर देकर शाओ के डैड को यहाँ से निकालने का कहती है।
तभी शाओ कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और वो इसे रोक रही होती है तो लिन इसे ढकेलने लगती है। फिर शाओ के डैडी सब देखकर उसकी हेल्प करने जाते हैं, पर लिन इन्हें नीचे ढकेल देती है। तो शाओ जल्दी से अपने डैड के पास जाकर उन्हें उठाती है। फिर लिन इसे और भी कुछ कहने लगती है कि तुम्हारे डैड और तुम यही डिजर्व करती हो। तो शाओ इसे स्लैप मारती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे डैड के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। और फिर वो इन सभी को शाओ को पकड़ने का कहती है और फिर उसे स्लैप लगाने जा रही होती है। पर तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो लिन को रुकने का कहता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रही थी। तो लिन जल्दी से एक्टिंग करने लगती है और जियांग को बताती है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए आई थी, पर ये तुम्हारा असिस्टेंट तो मुझसे कितना ज्यादा नफरत करता है। ये मुझे देखते के साथ ही मुझे चिल्लाने लग गया और इसने मुझे स्लैप भी मारा, और इसी वजह से मैं भी इसे मारने जा रही थी। तो जियांग इसी फिक्र करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या बीमारी हो गई। तो लिन डॉक्टर को इशारा करती है कि वो इसका साथ दे, और फिर डॉक्टर जियांग से कहने लगता है कि मिस लिन को बहुत ही चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं ये वार्ड मिस लिन को दे रहा था, पर ये गरीब लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी ही नहीं थे। तो जियांग पूछता है कि क्या हॉस्पिटल में कोई और वार्ड नहीं है जो तुम यही दे रहे थे। तो लिन जल्दी से एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि मुझे इस रूम की सीनरी ज्यादा पसंद थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर को बोली मुझे यही वार्ड चाहिए। तो जियांग पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम्हें सच में यही वार्ड चाहिए। तो लिन कहती है कि हाँ। तो जियांग शॉ से कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें इस वार्ड से निकलना पड़ेगा और तुम अपने डैड के साथ जाकर वीआईपी रूम में शिफ्ट हो जाओ। तो शाओ कहती है कि बॉस रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं वीआईपी वार्ड अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो जियांग कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, उसकी फीस मैं भरूंगा, आखिर तुम मेरे स्पेशल असिस्टेंट हो तो कंपनी की तरफ से तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जियांग से कहती है कि क्या तुम मुझे जानबूझ के गुस्सा दिला रहे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें यही वार्ड चाहिए था ना, तुम्हें तो ये फेवरेट लग रहा था, तो आखिर तुम अब गुस्सा क्यों हो रही हो। और फिर जियांग इस डॉक्टर को जॉब से फायर करवा देता है और कहता है कि हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर की जरूरत है ही नहीं जो कि पेशेंट को अमीर और गरीब देख के ट्रीट करता है। फिर डॉक्टर तो माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने ये सब आपकी फियांसी की वजह से किया, पर जियांग इसकी एक बात नहीं सुनता और इसे यहाँ से निकलवा देता है। और वो ऑर्डर करता है कि वो शाओ के डैड के लिए बहुत ही अच्छा डॉक्टर हायर करेगा। और शाओ ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है कि मेरे बॉस बाकी खराब बॉस की तरह नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छे हैं। तभी इतने में यहाँ पर लिन का पर्स नीचे गिर जाता है और वो रिंग भी बाहर निकल के आ जाती है। फिर ये तो डरी जाती है कि कहीं शाओ इसे ना देख ले, पर शाओ तो अपने डैड को देख रही होती है। और तभी जियांग इसकी रिंग उठा के इसके पर्स में डाल के इसे दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि जियांग का असिस्टेंट शाओ और उसके डैड को वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा देता है। फिर शाओ के डैड बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हारा बॉस कितना अच्छा है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि आखिर ये तुम्हें बेटी क्यों कह रहे हैं। तो शाओ जल्दी से बहाना बनाती है और कहती है कि मेरे डैड बीमार है ना, तो कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझे मेरी सिस्टर समझ लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जियांग लिन से कह रहा होता है कि अब तुम अच्छे से यहाँ पे रेस्ट करो और ठीक हो जाओ। तो ये पूछती है कि आखिर उस असिस्टेंट में इतना अच्छा है क्या जो तुम उसे इतना अच्छे से ट्रीट करते हो, और तुमने उसके डैड को वीआईपी रूम में भी डाल दिया। तो जियांग कहता है कि मुझे बस उसके लिए बुरा लग रहा था। तो लिन कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उसे परेशान कर रही थी। तो जियांग इसका बिहेवियर देखकर सोचता है कि ये उसे बचपन वाली शाओ की तरह बिल्कुल नहीं लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी गलत पर्सन को चुन लिया हूँ। फिर ये कंफर्म करने के लिए जियांग लिन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तो लिन जल्दी से याद करती है शाओ की बर्थ डेट और इसे कहती है कि मुझे याद है 12 सितंबर। तो जाके जियांग यकीन कर लेता है कि ये सच में वही है। पर फिर लिन इसे कहती है कि आखिर तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो। तो जियांग इसे प्रॉमिस करता है कि मैं कभी दोबारा तुम पे शक नहीं करूंगा। और वो इसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखने वाला हूँ और वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आएंगे और मैं अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर लिन फिर से शाओ को परेशान करने के लिए उसे वाइन सर्व करने का कहती है। फिर शाओ जब इसे एक ग्लास दे रही होती है तो ये ग्लास नहीं लेती और फिर इसे ये नीचे से वाइन साफ करने का कहती है। तो शाओ इसे चिल्लाती है कि तुम मुझे बार बार टारगेट क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर कुछ लोग लिन की साइड लेते हुए शाओ से कहने लगते हैं कि आखिर वो सीईओ की वाइफ के साथ कैसे बदतमीजी कर रही है। और फिर लड़की शाओ को स्लैप लगाने जा रही होती है, पर तभी जियांग यहाँ पर आकर इसका हाथ रोक लेता है और फिर ये इस एम्प्लॉय को जॉब से भी फायर करवा देता है। तो लिन से कहती है कि जियांग तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आज मेरा बर्थडे है और तुम्हारे असिस्टेंट ने मेरे शूज पर वाइन गिरा दिया था, इसलिए मैं बस उसे साफ करने कह रही थी। आखिर तुम इसे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। आखिर मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और ये तुम्हारा असिस्टेंट है, तो आखिर कहीं तुम मुझे छोड़कर इसे तो नहीं पसंद करने लग गए।
तो जियांग कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और वैसे भी ये एक मैन है, तो आखिर मैं इसे कैसे पसंद करूंगा। तो लिन कहती है कि लेकिन अगर तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट करोगे तो सभी तो कुछ गलत ही समझेंगे, तो अब तुम बस इसे मेरे शूज साफ करने का कह दो, और फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दोबारा इसे परेशान नहीं करूंगी। फिर लिन की बात सुनते हुए जियांग शाओ को ऑर्डर देने लगता है और कहता है कि आज लिन का बर्थडे है, इसलिए ये बात सुन लो। और फिर लिन शाओ से कहती है कि अगर तुम नहीं सुनोगे ना तो जियांग तुमसे गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें कंपनी से निकाल देगा। तो शाओ अपने डैड की फीस के बारे में सोचते हुए नीचे बैठकर वाइन साफ करने लग जाती है, पर तभी लिन जानबूझ के इसके हाथ के ऊपर पैर रख देती है और दबाने लगती है, और शाओ को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। ये देख जियांग लिन को चिल्लाता है कि अब बहुत हो गया, अपना पैर हटाओ। तो लिनी से पूछती है कि आखिर तुम इसे इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो। तो जियांग कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देने चलता हूँ। और फिर जियांग सभी के सामने लिन को क्रोन पहनाता है और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। और शाओ ये सब देखकर सोचने लगती है कि आज मेरा भी बर्थडे है, अगर मेरा फ्रेंड यहाँ पर होता तो वो मेरा बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करता। और फिर शाओ पार्टी के बीच में से यहाँ से चली जाती है और जियांग ये नोटिस करता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ एक जगह पर अकेले बैठकर खुद का बर्थडे सॉन्ग गाते हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है और शाओ से कहता है कि क्या आज तुम्हारा भी बर्थडे है। तो ये कहती है कि हाँ। फिर ये इसका हाथ पकड़ के इसे लेके जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेके चल रहा हूँ, और वो इसे लेकर एक रेस्टोरेंट आ जाता है और इसकी हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाता है और फिर शाओ के लिए केक भी मंगवाता है। और फिर वो इसका बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करता है और कहता है कि तुम्हें देने के लिए मैं गिफ्ट भी लेकर आया हूँ, और वो इसे नेकलेस दे रहा होता है। ये देखकर शाओ कहती है कि ये तो लड़कों वाला नेकलेस है। तो ये कहता है कि तुम लड़का हो तो लड़के वाला ही दूंगा ना। और फिर जियांग इसे नेकलेस पहना देता है और इसे कैंडल ब्लो करके विश मांगने का कहता है। तो शाओ यही विश करती है कि जियांग इसे मिल जाए। तभी इतने में फायरवर्क्स होने लगता है और शाओ उसकी आवाज से डर रही होती है। तो जियांग जल्दी से इसका कान बंद करने में हेल्प करता है और दोनों याद करते हैं कि बचपन में भी ऐसा होता था, और फिर दोनों शाये होकर जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और फिर जियांग शाओ से कहता है कि मैं लिन की जगह तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर मैं यहाँ पर पैसे कमाने आई हूँ तो थोड़ा बहुत सफरिंग तो चलता है। और बॉस अब आप फिक्र मत करो, वो आपकी होने वाली फ्यूचर वाइफ है और आप उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए मैं दोबारा उन्हें कभी कोई चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगा। तो जियांग कहता है कि इसे तो मैं पसंद नहीं कहूँगा और प्रॉमिस ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि वो बचपन में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी जैसी वो आज है। बस वो तो बचपन वाला प्रॉमिस है जिसकी वजह से मैं उसे झेल रहा हूँ। तो शाओ कहती है कि वैसे बॉस आपने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करे हैं उसके लिए बहुत ही थैंक यू, क्योंकि ऑर्फनेज से आने के बाद पहली बार किसी ने मेरा इतने अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर ऑर्फनेज सुन के जियांग शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम भी ऑर्फनेज से आई हुई हो। तो शाओ कहती है कि हाँ। तो जियांग इसे ऑर्फनेज का नाम पूछ रहा होता है, पर तभी इतने में इसे लिन की कॉल आ जाती है और वो जियांग से कहती है कि मुझे घर में अकेले बहुत ही डर लग रहा है, तो क्यों ना तुम जल्दी से घर आ जाओ। तो जियांग तुरंत ही घर पहुंचता है और वो लिन को समझाता है जो उसने आज की थी। उसे कहता है कि जो भी तुम ये सब हरकतें कर रही हो मैं बस बर्दाश्त कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे ये सब हरकतें करना बंद करोगी। तो लिन इसके लिए हाँ कहती है और फिर लिन सोच लेती है कि शाओ को उसे रास्ते से हटाना होगा। फिर ये किसी गुंडे को कॉल करती है और वो उसे 1 मिलियन का ऑफर देते हुए शाओ को मारने का कहती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ रेस्टोरेंट में होती है और तभी यहाँ पर कुछ गुंडे इसे फिर से मारने के लिए आ जाते हैं। शाओ तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर तभी एक बंदा इन गुंडों से फाइट करके शाओ को बचाता है। शाओ से पूछती है कि तुम कौन हो। फिर ये अपना चश्मा निकालता है और शाओ इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि वो इसका फ्रेंड जो है। शाओ से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो कहता है कि तुम बहुत ही अपसेट दिख रही हो, तो चलो मैं तुम्हें कोई अच्छी जगह लेके चलता हूँ घुमाने के लिए। और फिर वो इसे शॉपिंग पे ले आता है जहाँ पर शाओ अलग अलग ड्रेस इसे ट्राई करके दिखाती है और फिर फाइनली जो को शाओ के ऊपर एक ड्रेस पसंद आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग लिन को एक पार्टी में लेकर गया होता है और तभी यहाँ पार्टी में जो भी शाओ को लेकर पहुंच जाता है और शाओ जैसे ही जियांग को देखती है तो इसे बताती है कि वो मेरा बॉस है और मैं इसे बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकती कि मैं एक लड़की हूँ। और फिर शाओ को यहाँ पर एक मास्क दिख जाता है और वो जल्दी से इसे उठा के अपने आँख के ऊपर कर लेती है। तभी लिन शाओ को देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर भी कैसे पहुंच गई। अब तभी पार्टी के बीच में डांस इवेंट स्टार्ट हो जाता है और जियांग यहाँ पर लिन के साथ डांस कर रही होती है और शाओ अपने फ्रेंड जो के साथ। और शाओ बार बार जियांग को देख रही होती है तो जोई से कहता है कि अच्छा तो तुम उसे लाइक करती हो। तो जो शाओ की हेल्प करता है और जब डांस पार्टनर एक्सचेंज होते हैं तो वो उसे जियांग के पास भेज देता है और फिर जियांग और शाओ दोनों साथ में डांस करते हैं।
और फिर जियांग और शाओ को साथ में डांस करते हुए देखकर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और ये एक प्लान बनाती है और इसने यहाँ पर एक क्लब वाले लड़के को बुलाई होती है और वो इसे सब कुछ समझा देती है कि वो शाओ को ड्रग देकर उसे रूम में भेज देगी और उसके साथ उसे नाइट स्पेंड करना होगा, जिसके लिए लिन इसे पैसे देगी। और फिर लिन जूस में ड्रग मिलवा कर शाओ को दिलवा देती है, पर शाओ का फ्रेंड जो ये देख लेता है और वो जानबूझ के वाइन एक्सचेंज करके शाओ को सही वाइन देता है ताकि उसे कुछ न हो, और वो जियांग के वाइन में भी ड्रग मिलवा देती है ताकि अगर कभी जियांग को सच पता भी लग जाए तो ये वाइफ की पोजीशन उसके हाथ से ना जाए। फिर हम देखते हैं कि जियांग उस ड्रग की वजह से काफी ज्यादा नशे में हो जाता है और वो ठीक से चल के जा भी नहीं पा रहा होता है। तभी शाओ इसे देख लेती है और वो इसकी हेल्प करती है इसे होटल रूम में ले जाने तक, और तभी जियांग का मास्क हट जाता है और शाओ इसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो लड़की है, और फिर ये शाओ को किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो वो अपने पास जियांग को देखकर शॉक होती है कि आखिर कल रात ये सब क्या हो गया, और फिर ये जल्दी से चुपके से होटल रूम में से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिन उसी क्लब वाले लड़के के साथ होती है और हमें पता चलता है कि शाओ के फ्रेंड जो ने कल जो ड्रिंक एक्सचेंज किया था तो उसने ड्रग वाली ड्रिंक को लिन को ही दिलवा दिया था और इसलिए वो खुद के प्लान में ही फंस गई। अब यहाँ पर वो इस लड़के को चिल्लाने लगती है, इसे यहाँ से चिल्लाकर बाहर जाने का कहती है और फिर ये खुद उठकर जियांग के रूम में आ जाती है। जब जियांग की नींद खुलती है तो ये उसे बताती है कि दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली है, और फिर लिन एक्टिंग करते हुए कहती है कि वैसे भी हमारी शादी होने वाली है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि जियांग को तो कुछ रात का याद ही नहीं होता तो वो इसकी बातों पर बिलीव कर लेता है कि ये सच ही कह रही है, और वो लिन से कहता है कि वो नेक्स्ट मंथ ही उसके साथ ग्रैंड वेडिंग करेगा और अभी उसे कंपनी में कुछ काम है तो वो जा रहा है। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और फिर लिन सोचती है कि अब शाओ चाहे जो कर ले जियांग तो सिर्फ मेरा ही होगा, और फिर लिन जाकर गार्ड से बात करती है होटल का सीसीटीवी फुटेज उड़ाने के लिए ताकि जियांग को इस बारे में ना पता चल पाए कि उसके साथ लिन नहीं बल्कि शाओ थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर डॉक्टर इसे बता रहा होता है कि उसके डैड की जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसलिए वो जल्द से जल्द सर्जरी की फीस अरेंज करे। तो शाओ कहती है कि मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ पैसे जमा करने का, तो डॉक्टर कहता है कि क्यों ना तुम अपने बॉस को कह दो। तो कहती है कि उसने मेरी काफी हेल्प कर चुका है तो मैं उसे नहीं बोलूंगी। फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ कंपनी में होती है और जैसे ही लिन को देखती है तो ये जाने लगती है, तो लिन इसे रोककर कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ पैसे कमाने का, तुम्हें जो सामने सारे बॉक्स दिख रहे हैं अगर तुम इसे उठा के वहाँ पे रखोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो ये सोचती है कि इसे अपने डैड की सर्जरी के लिए वैसे भी पैसे चाहिए थे, तो शाओ इस चीज के लिए मान जाती है और वो सारे बॉक्स अकेले उठा के रखती है, और ये सब देखते हुए लिन बहुत ही इंजॉय कर रही होती है और सारे एम्प्लॉयज भी इसी का साथ दे रहे होते हैं। और तभी एक एम्प्लॉई तो लिन की कुछ ज्यादा ही चेली बन रही होती है और वो शाओ को पैर मार के कहती है कि तुम कितनी स्लो हो, जल्दी करो। तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और इन लोगों को चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, और फिर ये जल्दी से शाओ को उठाता है और ये सारे एम्प्लॉयज को फायर करने लगता है। तो ये लोग कहते हैं कि हम तो आपकी वाइफ के ऑर्डर पर ये सब कर रहे हैं, पर जियांग इन लोग की बिल्कुल भी नहीं सुनता और इन लोगों को कंपनी से निकलवा देता है। और फिर इसके बाद ये शाओ को लेकर अपने ऑफिस में आता है और उससे गुस्सा होता है और इसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो शाओ कहती है कि अरे ये छोटी मोटी सफरिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे अपने डैड की सर्जरी के लिए पैसे जमा करने हैं। तो जियांग कहता है कि तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट के पैसे मैं दे दूंगा, वैसे भी तुम मेरी स्पेशल असिस्टेंट हो और मैं किसी को भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा, और चाहे अब वो लिन ही क्यों ना हो मैं उसे भी तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। तभी इतने में शाओ को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है और वो तुरंत ही बाथरूम भागती है, और फिर शाओ को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये जानकर वो बहुत ही शॉक होती है, और फिर ये जैसी वॉशरूम से बाहर निकलती है तो जियांग से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या था। तो ये कहती है कि मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, और फिर शाओ इस बारे में सोचने लगती है कि उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जियांग को बताना चाहिए कि नहीं। और तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और वो जियांग से कहने लगती है कि नेक्स्ट वीक हमारी वेडिंग है तो चलो हम लोग वेडिंग ड्रेस ट्राई करने चल रहे हैं। ये सब देखकर शाओ सोचती है कि मुझे बॉस की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं इस बारे में उन्हें नहीं बताऊंगी। और फिर शाओ काम का बहाना करके यहाँ से जल्दी से चली जाती है, और फिर जियांग लिन से कहता है कि हाँ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे वो करोगी। तो लिन से माफी मांगने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी, प्लीज अभी मुझे माफ कर दो। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि जियांग शाओ से कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर शाओ नहीं मानती और कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आकर इन लोग को घेर लेते हैं और यहाँ पर जियांग इन लोग से फाइट करते हुए शाओ को बचा रहा होता है, पर तभी एक गुंडा इसके सर पे मार देता है और ये सभी मिलकर इन दोनों को पकड़ के लेके जाते हैं। पर तभी यहाँ टाइम पे जियांग का असिस्टेंट और गार्ड्स पहुंच कर इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
ब्लड लॉस की वजह से जियांग को होश नहीं आ रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि इसे ब्लड की जरूरत है और डॉक्टर जो ब्लड टाइप बताता है वही शाओ का होता है और वो कहती है कि आप मेरा ब्लड ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और फिर ब्लड डोनेट करने के बाद शाओ जियांग के पास बैठकर उसे बातें करने लगती है। उससे कहती है कि क्या तुम ही मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग हो? थोड़ी देर पहले जब तुम बेहोश थे तो तुम मेरा नाम ले रहे थे कि मैं शाओ हूँ। अब तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और वो इसे कहती है कि तुम मेरे फियांसी के पास क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। फिर शाओ भी सोचती है कि हाँ, ये उसका चाइल्डहुड फ्रेंड कैसे हो सकता है, ये तो इतना रिच है। और फिर लीन शाओ के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है कि जरूर तुम गुंडे लोग से मिली होगी और तुम्ही ने इसे चोट पहुंचाई होगी। तो शाओ इसे चिल्लाती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, अगर मुझे बॉस को चोट पहुंचानी होती तो आखिर मैं उन्हें ब्लड क्यों देती। तभी इतने में जियांग को होश आ जाता है तो लिन जल्दी से एक्टिंग करने लगती है और इसे बताती है कि उसी ने उसको ब्लड दी है। तो जियांग कहता है कि मुझे इस बारे में पहले से पता था क्योंकि तुम्हारा और मेरा ब्लड टाइप सेम है। तो शाओ कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, बॉस को मैंने ब्लड दिया हूँ। तो लिन कहती है कि असिस्टेंट तुम कितने खराब हो, पहले तुमने जियांग को चोट पहुंचाया और अब तुम झूठ कह रहे हो कि तुमने उसकी जान बचाया, सच में तुम बहुत ही झूठे हो। और फिर लिन जियांग को समझाती है कि देखो तुम मुझ पे बिलीव करो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो शाओ कहती है कि तुम मेरे से झूठ कैसे बोल सकती हो। तो लिन इसे स्लैप मारती है और कहती है कि तुम हमारे बीच में मत बोलो। तो शाओ कहती है कि क्यों ना हम लोग नर्स से पूछे, वो बता देगी कि आखिर किसने ब्लड दिया था। अब ये नर्स तो यहाँ पर आकर झूठ ही बोलती है कि लिन ने ही ब्लड दी थी क्योंकि लिन ने तो इससे पहले ही पैसे देकर इसे सेट करके रखी थी झूठ बोलने के लिए। अब यहाँ शाओ तो कह रही होती है कि ये लिन और ये नर्स झूठ बोल रहे हैं, पर जियांग इस पे बिलीव नहीं करता और वो लिन पे बिलीव करता है कि वो सच कह रही है। फिर इसके बाद शाओ रूम के बाहर ही जियांग का वेट कर रही होती है। जैसे ही जियांग बाहर निकलता है तो ये कहती है कि बॉस मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने आपको हर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जियांग कहता है कि देखो तुम्हें अपने असिस्टेंट का काम करना चाहिए और ना ही मेरे फियांसी के पीछे पड़ना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो शाओ कहती है कि आपकी फियांसी मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो ये कहता है कि मैं इसके बारे में पता करूंगा। तो शाओ कहती है कि बॉस मैं सब समझ गया, आपको लग रहा है कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। हाँ मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सही और गलत में फर्क न जानो। तो जियांग से चिल्लाता है कि मैंने तुम्हारा बहुत सह लिया हूँ, इसलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वापस जाकर अपनी गलती को समझोगे। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हूँ कि लिन मेरी फ्यूचर वाइफ है और वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने उसे प्रॉमिस किया हूँ कि मैं उससे शादी करूंगा। तो शाओ सोचती है कि यानी मैं सही समझ रही हूँ कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड हो ही नहीं सकता, अगर ये वो होता तो कभी मुझे अनफेयरली जज नहीं करता। फिर शाओ गुस्से में यहाँ से चली जाती है और वो कंपनी से भी रिजाइन कर देती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि अब मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहाँ मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि आखिर तुमने ऐसे कैसे इतनी ज्यादा अमाउंट 50,000 सैलरी वाली जॉब छोड़ दी, और या फिर ये कहूँ कि आखिर तुमने अपने बॉस की जॉब ऐसे कैसे छोड़ दी। तो शाओ कहती है कि तुम तो उसकी बात ही मत करो, वो पहले से किसी और को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग कंपनी में होता है और वो शाओ के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने उसको उस दिन कुछ ज्यादा चिल्ला दिया था। फिर ये उसे मनाने का सोच रहा होता है और तभी इतने में से किसी की आवाज आती है तो इसे लगता है कि वो ही आई है, पर यहाँ पर तो लिन इसके लिए कॉफी लेकर आई होती है और वो इसे बताती है कि असिस्टेंट तो रिजाइन करके चला गया। तो जियांग उसके लिए परेशान हो जाता है कि आखिर वो मुझे बिना गुड बाय बोले कैसे जा सकता है। ये सोच कर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है और लिन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आती है कि इसे मेरी नहीं बल्कि उसकी पड़ी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और शाओ को रास्ते से हटाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ की फ्रेंड उसे कह रही होती है कि अब तो तुमने रिजाइन भी कर दी हो तो अभी भी तुम लड़कों के गेटअप में क्यों घूम रही हो। तो शाओ कहती है कि हाँ तुमने एकदम सही बोली, लगता है मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तभी इतने में जियांग यहाँ पर पहुंच जाता है और वो शाओ का आवाज देकर कहता है कि अब भी दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो शाओ इसकी आवाज सुन के शॉक हो जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम जल्दी से छुप जाओ और मेरे सारे सामान भी छुपा दो, बॉस को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। फिर दोनों ही मिलकर सारी चीजें जल्दी जल्दी छुपा देते हैं और शाओ दरवाजा खोलती है और फिर जियांग यहाँ पर आकर बैठ जाता है और शाओ से कहता है कि तुम एक मैन हो और एक छोटी सी बात पर तुम कंपनी से ऐसे रिजाइन कैसे दे सकते हो। तो शाओ कहती है कि ये बस मामूली सी जॉब ही तो थी और वैसे भी हर अच्छी चीज एक दिन खत्म होती है, तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। तभी जियांग से कहता है कि मुझे रियलाइज हो चुका है कि सारी गलती मेरी थी, मुझे तुम्हें वो सब बोलना ही नहीं चाहिए था। तो शाओ कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरे बॉस रह चुके हो। तो जियांग इसे समझाने लगता है कि तुम जानते हो ना कि लिन मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ। तो शाओ कहती है कि वो इतनी इम्पोर्टेंट है ना तो उसका ख्याल रखो, मेरे पास क्यों आए, मुझे तो बस पैसों से मतलब है, यहाँ नहीं तो मुझे कहीं और जॉब मिल जाएगी। तो जियांग कहता है कि अगर सैलरी की बात है ना तो तुम वापस से मेरी कंपनी आ जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी बढ़ा के दूंगा।
तो ये कहती है कि मेरे पास पहले पैसों की कमी थी, लेकिन अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं। तो जियांग पूछता है कि क्या शुरू से तुम मेरे पास बस पैसों के लिए आए थे? तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स। और फिर जियांग यहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो यहाँ पर शाओ की फ्रेंड को देख लेता है और पूछता है कि तुम तो अकेले रहते थे ना? तो शाओ कहती है कि अब तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो, अब तुम मेरे बॉस नहीं रहे। तो जियांग कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया कि तुम मेरे पास से रिजाइन क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें एक रिच वुमेन मिल गई है। और फिर जियांग यहाँ से जाते हुए शाओ को एक घड़ी देते हुए जाता है और फिर ये वापस अपने ऑफिस में आने के बाद भी बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और फिर अपना काम करने लगता है। और फिर वो शाओ को आवाज देकर आर्टिकल आने के लिए कह रहा होता है, तभी इसके ऑफिस में लीन आ जाती है। तो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लिनी से कहती है कि तुम्हारा असिस्टेंट यहाँ से जा चुका है, फिर भी तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? हम दोनों की शादी होने वाली है, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके बारे में। तो जियांग कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और देखो, तुम अभी घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो लिनी यहाँ से चली जाती है, पर यहाँ पर जियांग तो फिर से शाओ के बारे में सोचने लग जाता है और उसकी सारी हरकतें याद कर रहा होता है। फिर ये जब घर आता है तो फिर से लिनी से शादी के बारे में कह रही होती है। अब तभी इतने में टीवी में न्यूज चल रही होती है और एक जगह का एक्सीडेंट के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को चोट आ गई है। ये जानकर जियांग को शाओ की फिक्र होने लगती है और वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है और यहाँ पर सभी लाशों की और यहाँ पर सभी मरे लोगों की बॉडी निकाली जा रही होती है। और तभी एक घड़ी वाले बंदे को देखकर ये समझता है कि वो शाओ है और फिर ये उसे पकड़ के रोने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तभी इतने में शाओ इसे देख लेती है, कहती है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जियांग जल्दी से सह कर लेता है और कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो लगा था कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया है। शाओ कहती है कि जब मेरे पास कार ही नहीं है तो मेरा एक्सीडेंट कैसे होगा, और अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे कार दे सकते हो। तो जियांग इसके लिए तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि तुम्हें और भी कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। अब से तुम मेरे बेस्ट ब्रदर रहोगे और मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। और फिर दोनों कंपनी आ जाते हैं और जियांग शाओ को कुछ ज्यादा चपक रहा होता है। ये कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ वापस कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ, तुम्हारा बेस्ट ब्रदर बनने के लिए नहीं। तो जांगी से जबरदस्ती एक कार खरीदने लेके जाता है और फिर इसके साथ एक विला खरीदता है और कहता है कि ये दोनों चीज मैंने तुम्हारे लिए लिया हूँ। अभी शाओ इसके गले में वो नेकलेस देख लेती है जिसमें वही रिंग थी जो इसके बचपन वाले फ्रेंड के पास होती है। ये समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि इसका चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग ही है। ये सोचकर ये बहुत ही खुश होकर जल्दी से इसे हक कर लेती है। तभी जियांग कहता है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे। और फिर शाओ जल्दी से कोई बहाना करके यहाँ से जाने लगती है। तो जियांग इसे रोककर पूछता है कि तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया कि तुम मेरा ब्रदर बनना चाहते हो या नहीं। तो शाओ सोचती है कि मैं इससे कभी शादी तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कम से कम ऐसे हम हमेशा साथ रह सकते हैं। तो इसके लिए वो हाँ कह देती है और जियांग से कहती है कि ठीक है, फिर अब से हम दोनों ब्रदर हैं। और फिर जियांग और शाओ दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। और फिर जियांग शाओ को अपने ऑफिस में ले आता है और कहता है कि अब से तुम भी मेरे ऑफिस में रहोगे। और तभी इतने में जियांग को लिन का कॉल आ जाता है जो कि उसे वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चलने का कह रही होती है। फिर जियांग कॉल रखने के बाद शाओ को भी अपने साथ चलने का कहता है। यहाँ पर लिन वेडिंग ड्रेस ट्राई करके जियांग को दिखा रही होती है और फिर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर वो इसे दूर हो जाता है और कोई बहाना करके बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पर लिन शाओ से कहने लगती है कि तुम जरूर जेलस हो रही होगी ना हम दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर। तो शाओ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम मुझसे इतना ज्यादा क्यों डरती हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी एक ऑक्शन पार्टी में गए होते हैं और यहाँ पर शाओ के साथ उसका फ्रेंड जो गया होता है। तभी सबसे पहले बिडिंग एक रिंग की लगती है और लिन को ये बहुत ही पसंद आता है और वो जियांग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये मेरे लिए खरीदो। तो वो इसके लिए बिडिंग लगाना स्टार्ट करता है, पर फिर जो ज्यादा प्राइस लगाते हुए बिडिंग जीत जाता है और वो ये रिंग लेकर सभी के सामने शाओ को पहना देता है। तो सभी इस बारे में बातें करने लगते हैं। ये जो जैसे रिच बंदे को एक लड़का पसंद है। यहाँ पर शाओ से कहती है कि तुम जो कर रहे हो इससे लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तो कहता है कि जिसको जो समझना है समझने दो और फिर ये शाओ को किस करने जा रहा होता है। अब ये सब देखते हुए जियांग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो जल्दी से शाओ को दूर खींच लेता है और जो को चिल्लाता है कि तुम मेरे एम्प्लॉय के साथ ये क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम इसके बॉस हो और उसकी प्राइवेट लाइफ में मत पड़ो। तो जियांग कहता है कि मैं इसका बॉस ही नहीं बल्कि इसका ब्रदर भी हूँ। तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आखिर ऐसे कैसे दो रिच बंदे एक लड़के के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर जियांग जो को समझाता है कि ये मेरा ब्रदर है और इसे सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ, तुम नहीं। और वो इसकी रिंग भी वापस कर देता है और शाओ को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब देखकर सोचती है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं की तो शाओ के बारे में जियांग को पता लग जाएगा और फिर मेरा अमीर बनने का सपना यही रह जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि जियांग की ग्रैंड माँ क्लीनर बनकर कंपनी आई होती है। लीनी ने देखकर इनकी बेइज्जती करने लगती है और यहाँ से जाने का कहती है। तभी शाओ ग्रैंड माँ को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और उनके बदले का काम भी करती है। तो ग्रैंड माँ को ये काफी पसंद आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लिन शाओ का नाम खराब करने के लिए उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगवाती है कि शाओ ने कंपनी का प्रोजेक्ट चुरा कर लीक कर दी।
और वो सभी को फेक एविडेंस भी दिखा देती है, जिसके बाद सभी इसी की बात पर बिलीव कर रहे होते हैं। और तभी एक एम्प्लॉय शाओ को स्लैप मारती है और तभी उसका वीक गिर जाता है और उसके बाल खुल जाते हैं। ये देखकर सभी को पता लग जाता है कि शाओ तो एक लड़की निकली। लिन सोचती है कि अब इसकी इतनी बेइज्जती हो ही चुकी है, तो अब अगर जियांग यहाँ पर आ भी जाएगा तो वो भी इसकी साइड नहीं लेगा। तभी जियांग यहाँ पर आ जाता है और वो लिन को चिल्लाता है कि वो उसकी ग्रैंड माँ को किस तरीके से ट्रीट कर रही थी। और फिर जैसे ही यहाँ पर जियांग शाओ को देखता है तो इससे पता लगता है कि वो तो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ये जान के ही शॉक होता है और लिनी से बताने लगती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है, ये दूसरी कंपनी की स्पाई है। तो शाओ कहती है कि ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तभी यहाँ पर जियांग की ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हें शाओ पर बिलीव करना चाहिए, वो सच कह रही है। पर जियांग फिर भी लिन की साइड ले रहा होता है, तो इसकी ग्रैंड माँ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। फिर ग्रैंडमा के जाने के बाद जियांग लिन से कहता है कि हम दोनों को अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि असल में मैं तुम्हें नहीं बल्कि शाओ को पसंद करता हूँ। तो लिनी से कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लिनी से अपनी रिपोर्ट दिखाते हुए ब्लैकमेल करने लगती है कि लेकिन मैं तुम्हारे बेबी की मॉम बनने वाली हूँ। ये जाने के बाद जियांग पूरा शॉक हो जाता है और शाओ सोच रही होती है कि एक तो वो भी प्रेग्नेंट है। ये जानकर शाओ को बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ से जाने लगती है। तब यहाँ पर जियांग शाओ को वापस जाके रोकने की कोशिश करता है, तभी लिन वापस से यहाँ पर आकर इसे मना रही होती है और तभी लिन के पास से वो रिंग नीचे गिर जाती है और शाओ इसे उठाकर कहती है कि मेरी रिंग तुम्हारे पास कैसे थी। और तब जाके जियांग को पता लगता है कि शाओ तुम हो। फिर शाओ कहती है कि यानी तुम समझ रहे थे कि ये मैं हूँ, इसलिए तुम इससे शादी करना चाहते थे। पर लिन कहती है कि नहीं, ये रिंग मेरी है। तो ये पूछता है कि तुम दोनों में से एक किसकी रिंग है। फिर शाओ जियांग और अपने बचपन के बारे में उसे बताने लगती है, तो लिन भी इसे वही सारी चीजें बताने लगती है क्योंकि शाओ ने इसे अपने और जियांग के बारे में सब कुछ बताई थी। अब ये सब सुन के तो जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो आखिरी में लिन पर ही बिलीव करता है और उसे कहता है कि अब हम दोनों शादी करेंगे। शाओ ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने फ्रेंड जो के साथ यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग और लिन की वेडिंग होने जा रही होती है, पर हमें पता चलता है कि ये सब बस जियांग की प्लानिंग थी और वो सभी को लिन की सच्चाई दिखा देता है कि उसने कितनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी। तभी यहाँ पर शाओ भी वेडिंग ड्रेस में आ जाती है और वो लिन को बताती है कि यहाँ पर शादी उसकी और जियांग की होने वाली है। लिन कहने लग जाती है कि जियांग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये कहता है कि अब मुझे पता है कि तुम मेरी शाओ हो ही नहीं। तो ये कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी बेबी की मॉम बनने वाली हूँ ना। तो शाओ कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और फिर वो यहाँ पर वही क्लब वाली लड़की को बुलाती है जो कि सच बता देता है कि ये बेबी उसका है। पर लिन यहाँ पर फिर भी हंगामा करने की कोशिश कर रही होती है, तो जियांग अपने गार्ड्स को बोलकर इसे यहाँ से बाहर करवाता है। और फिर जियांग शाओ से कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वो पूछता है कि अब तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो हाँ कहती है, पर फिर वो पूछती है कि लेकिन तुम मुझे पसंद करते हो या फिर जो मैं लड़का बनती हूँ उसे पसंद करते हो, और या फिर तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो कि मैं तुम्हारी बेबी की मॉम हूँ। तो जियांग इसे कहता है कि चाहे जो भी रीजन हो, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो, बेबी की मॉम हो या ना हो, हर चॉइस में मैं तुम्हें ही पसंद करूंगा। तो शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।